सभी साथियों को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। तो आइडियल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? यह वे गैस जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बोयल नियम, चार्ल्स का नियम और अवगाद्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, उसे हम बोलते हैं आदर्श गैस। साथियों, सच बात तो यह है कि कोई भी गैस जो होती है आदर्श गैस नहीं होती है, ये कल्पना कर रखी है। जो वास्तविक गैसें होती है, रियल गैसेज, वो ही ताप और दाब की कुछ परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार दर्शाती है। इसलिए साथियों, और परिभाषा के अंदर डेफिनेशन के अंदर में क्या बताया, जो बॉयल के नियम को, चार्ल्स के नियम को और अवगाद्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, उसको फॉलो करती है। हमने बॉयल के नियम के ऊपर डिस्कस कर लिया था कि बॉयल का नियम क्या कहता है। बॉयल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप और स्थिर गैस की मात्रा ले लेते हैं, स्थिर ताप पर दाब और आयतन एक दूसरे के युद्ध कर्मानुपाती होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी, यानी इसको लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, 1/p के, यानी v और p एक दूसरे के क्या होते हैं, युद्ध कर्मानुपाती होते हैं। ये हमारी बॉयल के नियम से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद चार्ल्स के नियम ने क्या बताया था? चार्ल्स ने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर ताप क्या करना है, स्थिर करना है। तो v सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। आयतन और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 निकल के आ जाती है चार्ल्स के नियम से। इसी प्रकार अवगाद्रो का नियम क्या कहता है कि ताप और दाब दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, तब जो गैस का आयतन होता है वो गैस की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह था अवगाद्रो का नियम। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आई है। तीनों में आप देखोगे तो v के रिलेशन में v के सापेक्ष दे रखी है। v के बारे में क्या बताया रखा है कि जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो दाब के तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप और गैस की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो जो निकल के क्या आता है वो देखो, वो आपके निकल करके आएगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, n और टेम्परेचर T, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर P के। ये तीनों समीकरण को हम ऐड करने पर ये हमारे को एक नया समीकरण मिलता है। अब इसमें हम समानुपाती का जो साइन है उसको हटाएंगे तो एक नया स्थिरांक आ जाता है, और वो स्थिरांक क्या होता है, के नहीं होता, आर होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, स्थिरांक का क्या, कांस्टेंट, एन टी अपॉन हो गया प्रेशर पी। अब इसमें अपॉन में होता है, एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समीकरण निकल के आता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को ही बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। जहाँ पी क्या हो गया, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन गैस के मोल मान लो, और आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, टी हो गया टेम्परेचर। जो आर स्थिरांक निकल के आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है, इस पर आप विशेष इसको ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन भी आता है। आर क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, गैस स्थिरांक बोल दो, या इसको बोल दो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। बस अपन को याद क्या रखना है, आदर्श गैस समीकरण क्या याद रखना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एक मोल गैस के लिए क्या हो गया, पीवी इक्वल टू हो गया आर टी। जब गैस के कितने मोल हो, एक मोल गैस हो, तब यह समीकरण आता है, और यही कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, जो गैस स्थिरांक आर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, उसकी जो यूनिट्स है वो देखते हैं, और ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है कि आर की यूनिट्स क्या होती है। ये ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, और इसका अलग अलग होता है, कैलोरिक यूनिट के अंदर मान भी इसका अलग अलग आता है। तो सभी साथियों को तो गैस, आइडियल गैस इक्वेशन पता ही है क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता ही है। क्लियर, हमें निकालनी है आर के यूनिट, तो आर का रिलेशन देखेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्रेशर
इंटू वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय गैसों की मोल संख्या N और इंटू T, ये निकल के आता है। अब आप सभी को पता है कि जो दाब की यूनिट लेते हैं हम, एक एटीएम प्रेशर हो, एक एटीएम प्रेशर हो और ताप कितना 273.15 मान लो केल्विन, ये हमने पहले चर्चा कर चुके हैं इसका। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, सभी को पता है 22.4 लीटर पर यह होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एक एटीएम प्रेशर और 273.15 केल्विन टेम्परेचर पर एक मोल गैस का आयतन आता है 22.4 लीटर। ये होगी हमारी कंडीशन। अगर जब हम ये कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे या ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करके देखेंगे तो आर का मान कितना आएगा 0.082। क्लियर। अब इसकी यूनिट देख लो, तो आपकी यूनिट क्या है एटीएम के अंदर, जो देंगे हम एटीएम। आयतन ऊपर ही है लिखा है और आयतन की इकाई क्या होती है लीटर, यूनिट क्या होती है लीटर। मोल की मोल नीचे है, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है केल्विन, ये भी नीचे लिख टी नीचे है, ऊपर लाएंगे तो जाएगा माइनस के अंदर पावर चली जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आर की, याद रखना, वैल्यू और यूनिट दोनों याद रखनी पड़ेगी हमारे को। ये तो हो गया सामान्य स्थिति के अंदर। अब हम इसको देखते हैं कि भाई ऐसा यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट निकालते हैं अपन, तो सभी को पता है वैसे दाब लेंगे किसके अंदर पास्कल के अंदर। क्लियर। और आयतन लेंगे अपन किसके अंदर मीटर क्यूब के अंदर। और बाकी मोल संख्या है ये ताप लेंगे केल्विन के अंदर। अब जो ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये हमारे को याद ही रखनी है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब। पीछे क्या बचा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये ऐसा यूनिट नहीं है, अभी तक इसमें हम चेंज करने वाले हैं। इनकी जो यूनिट्स है उसको अपन चेंज करेंगे। सभी को पता है कि एक पास्कल इक्वल टू क्या होता है, पास्कल इक्वल टू क्या होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ये पास्कल की जगह यहाँ पुट करेंगे अपन तो निकल के नई यूनिट क्या आएगी न्यूटन। और ये मीटर स्क्वायर है या मीटर क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो मीटर बचेगा। न्यूटन इंटू मीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आ जाएगा। वैल्यू इतनी रहने वाली है 8.314, ये भी देख लें। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं जूल के अंदर, तो क्या आएगी यूनिट, तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान तो मैथमेटिकली तो यही रहने वाला है 8.314। और यहाँ क्या हो जाएगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जब मैंने लास्ट ये आर का जो वैल्यू लिखा है यही ऐसा यूनिट होती है साथियों, ध्यान रखें क्या होती है 8.314 इंटू सॉरी जो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये अपन को याद ही रखनी है। ऐसा यूनिट हो गई ये वाली। अब एक आता है सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो सभी को पता है एक जूल इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर। तो यहाँ इसके जूल की जगह हम इसको अर्ग में लिखेंगे तो क्या आएगी आर की यूनिट, आर का वैल्यू कितना आएगा 8.314 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी 7 और जूल की जगह लिख देंगे अपन अर्ग मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यह है हमारी कौन सी सीजीएस यूनिट है आर की। तो हमने आर की कितनी यूनिट पढ़ ली, 3 पढ़ ली। लीटर एटीएम के अंदर याद रखना, लीटर एटीएम के अंदर वैल्यू क्या रहने वाली है 0.082, ये यहाँ पर देख लो एटीएम लीटर मोल इनवर्स। ऐसा यूनिट 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सीजीएस के अंदर 10 की पावर 7 कर दोगे और यहाँ हो जाएगा अर्ग। अब एक आर का कैलोरी मान भी पूछते हैं। ए कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, ए कैलोरी इक्वल टू होता है समथिंग नियर अबाउट 4.2 जूल मान लो।
और इसको वैल्यू को जूल वाली वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे अपन, तो आर का मान कितना आएगा, लगभग आएगा 2, इसमें कैलोरी, बाकी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख देंगे अपन। तो ये हमने आर के 4 मान बताए थे, दो तो एक तो सीजीएस यूनिट के अंदर, एक है एसआई यूनिट, और एक आर का मान कैलोरी के रूप में, और एक सामान्य लीटर एटीएम के अंदर जो हमने सबसे पहले आर का मान निकाला था। ये थे हमारे आइडियल गैस इक्वेशन और आर की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ आर। अब हम देखते हैं कंपटीशन एग्जाम के ऊपर इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। लैब असिस्टेंट 28/6/2022 को क्वेश्चन क्या पूछा गया कि गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज ओबेड बाय। ऑप्शन ए ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या होता है, समतापीय प्रक्रम, जिसमें ताप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओनली एडायबेटिक प्रोसेस, नहीं भाई, तो ये तो दोनों पर फॉलो करती है। एडायबेटिक का मतलब क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसका मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो आदर्श गैस जो अपना अनुसरण करती है, ओबे करती है, वो समतापीय प्रक्रम में भी करती है और रुद्धोष्म प्रक्रम में भी होता है आइडियल गैस इक्वेशन का फॉलोअप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, क्योंकि ए और बी दोनों कंडीशन पर भी ये अप्लाई होती है। चाहे प्रोसेस आपका एडायबेटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, आदर्श गैस का इक्वेशन लागू हो जाएगी दोनों प्रोसेस के ऊपर। तो इसमें हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। An ideal gas initially at 300 Kelvin is heated so that its final temperature is 600 Kelvin and the final volume is twice the initial volume. जो initial volume है उसका दुगुना हो गया। The final pressure is the initial pressure. ये प्रेशर की बात कर रहा है कि प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब में क्या चेंज आया है। इसमें हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभ में आदर्श गैस 300 केल्विन पर गर्म किया जाता है और उसका अंतिम तापमान कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया है। यहां से देखो साथियों हमारे क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर T1 दे रखा है पर कितना, 300 केल्विन दे रखा है। उसके बाद में देखो आप T2 कितना दे रखा है, T1 तो गया 300 केल्विन, T2 कितना होगा 600 केल्विन, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है अपन को। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 600 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, केल्विन में दिया गया है। और इसने क्या बताया अपन को कि जो आयतन है, अंतिम आयतन, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन का दुगुना हो जाता है। तो प्रारंभिक आयतन V1 कितना लेते हैं अपन, V1 सपोज करो अपन ले लेते हैं V, तो V2 क्या होगा, प्रारंभिक आयतन का दुगुना यानी 2V। क्लियर। और रिलेशन पूछा है दाब का, ताप की बात कर रहा है, आयतन की कर रहा है और दाब की बात कर रहा है, 3 राशियां ले रहा है। तो हम इसके अंदर लगाएंगे आदर्श गैस इक्वेशन। क्या होती है आदर्श गैस इक्वेशन, सभी को पता ही है क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू होती है एनआरटी। तो इसने मोल संख्या तो बात की नहीं, हो सकता है मोल क्या है, कांस्टेंट है, और आर तो वैसे ही हम सबको पता है गैस कांस्टेंट होता है। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखो साथियों, इसमें 2 कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल। तो P1 V1 और T1 देखना पड़ेगा, P2 V2 और T2 देखना पड़ेगा। तो इसका जो होगा रिलेशन क्या निकल के आएगा, P1 V1 इजिकल टू होता है अपॉन सॉरी T1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 और T2। इतना सभी को पता होता ही है। अब इसके अंदर अपन इसकी वैल्यू निकाल रख देंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा P1 और P2 के अंदर रिलेशन आ जाएगा कि P2 कितना हुआ है। ठीक साथियों, तो P1 लिखते हैं, V1 कितना लिया हमने, V लिया, T कितना है हमारा T1 300 केल्विन। क्लियर। इक्वल टू कर देते हैं P2 V2 कितना होगा 2V होगा, और T2 कितना है अंतिम ताप 600 केल्विन। क्लियर साथियों। अब देखो इक्वल के अंदर है और ये मैथमेटिक्स आपको सिंपल आती होगी कि ये V से कैंसिल आउट हो जाएगा,
कि 2 को 600 से निकाल कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 300, इधर भी 300, इधर भी 300, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं थी। P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, P2 आ गया, यानी दाब में कोई परिवर्तन रहा ही नहीं। दाब क्या रहा, फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन के अंदर जो प्रेशर था वो क्या रहा, इक्वल रहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान रहेगा क्या दाब। और इंग्लिश में क्या ऑप्शन होता है, सेम एज, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट 29/6/2022 के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ मैं कुछ नहीं करनी थी, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर इसको ले जा करके वैल्यू को चेक करना था और आंसर निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या, ओ गजब, ये पूरा गैस कांस्टेंट की मान दे दिया इसने। इन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, विच वन कैनॉट बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है, आर का गणितीय मान नहीं हो सकता है। अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया कि हो सकता है तो आप सीधा ए ऑप्शन देकर इस पर टिक कर दोगे, नहीं भाई, क्या पहले पूरे ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसमें 4 जो वैल्यू दे रखी है उनमें से आर का एक मान नहीं हो सकता, तो 3 तो होंगे ही होंगे, हम पढ़ के ही आए हैं। ये हमने पढ़ा 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा सही है। फिर अर्ग की जगह हट जाएगा 10⁻7 तो क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अभी हमने चर्चा की है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने ऐसा यूनिट बताया कि पास्कल में लेते हैं, दाब को आयतन को लेते हैं मीटर क्यूब के अंदर, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये यहाँ पर यूनिट चेंज कर रहा है, बाकी वैल्यू 8.3 ही रहती है। ये तीनों मान तो हमारे को सही लग रही रहे, तो हो सकता है चौथा गलत हो। क्या दे रखा है इसने, अच्छा देखो एटीएम दे रखा है, वायुमंडल, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। साथियों एक बात तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही याद है, मान तो बाद में चेक करेंगे, एटीएम के साथ क्या आना चाहिए, लीटर आना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो ये वैसे ये गलत होने वाला ही है क्योंकि इसने लीटर दिया ही नहीं यहाँ पर यूनिट के अंदर। दूसरा हमने लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में जब हमने आर की वैल्यू निकाली थी तो वो कितनी आई थी, 0.082 आई थी। लीटर एटीएम बोलो चाहे इसको एटीएम लीटर बोलो, एक ही बात है, पर मोल पर केल्विन। क्लियर साथियों, तो हमें याद थी, अगर ये यूनिट हमको याद होती तो हम सीधा ऑप्शन नंबर 4 जो डी है इसको हम गलत मान लेते, क्योंकि लीटर एटीएम के अंदर 8.3 नहीं होकर के आर का जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.082 होती है। क्लियर, तो यहाँ पर देखो इसमें सब, इसलिए मैंने आर के मान की यूनिट को इंपॉर्टेंट बताया था। ये क्वेश्चन आया हुआ लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर। जिनको आर की यूनिट पता थी या निकालना आता था उस क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन आया हुआ लैब असिस्टेंट 2016 के अंदर। क्या आया भाई, ए गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर एट प्रेशर P, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमारे को देखना है, सत्य कथन कौन सा है। दाब P पर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है, निम्न में सत्य कथन चुनिए, सिलेक्ट कीजिए। देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन में दाब P दे रखा है, अपने को स्टेटमेंट रीड करके देखना है कि सही है या गलत है। स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को तिगुना करने पर दाब भी 3P हो जाएगा, दाब भी कितना हो जाएगा, 3P मतलब 3 गुना हो जाएगा। कब, स्थिर आयतन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी को आपको पता है गेल लुसाक ने क्या बोला था, यही बोला था कि स्थिर आयतन पर जो गैस का दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। किसने बताया, गेल लुसाक ने बताया था। कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ क्या कह रहा है, ताप को तिगुना करने पर दाब भी 3 गुना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे के समानुपाती होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्थिर आयतन व ताप पर
ताप और आयतन को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। फिर किसी पूछा गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब भी P/3 हो जाएगा, यानी तिहाई हो 1/3 हो जाएगा। कैसे? आयतन की बात कर रहा है, ताप की कर रहा है, इसको दोनों को कांस्टेंट रख रहा है। तो हमारे आदर्श गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। सभी को याद है। इनमें कांस्टेंट क्या क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आर तो वैसे गैस कांस्टेंट ही है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, N, यानी गैस का दाब गैस की मात्रा के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समानुपाती का मतलब क्या है, एक दूसरे, एक बढ़ेगा दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक घटेगा दूसरा भी डिक्रीज होगा, यही होता है। यहाँ क्या कर रहा है, गैस की मात्रा को क्या कर रहा है, 1/3 कर रहा है, कम कर रहा है, दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना इसको कम किया उतना दाब कम हो जाएगा, दाब भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, ये क्या है भाई, स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर दाब क्या 1.8 पी हो जाएगा। तो इसको तो हमें मैथमेटिकली डिराइव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना क्या होता है। फिर नियम, किस नियम पर बात कर रहा है ये, स्थिर ताप एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसका नियम लगेगा, बॉयल का लगेगा। क्या बताया बॉयल ने कि स्थिर ताप पर गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और इस नियम को हमने आगे क्या देखा था, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट देखा था, याद है सबको। तो इसको लिख सकते हैं P1V1 इजिकल टू क्या होता है, P2V2 होता है। हाँ, अब आयतन तो क्या है, इसने आयतन को क्या है, स्थिर, सॉरी ताप को तो कर दिया स्थिर, ताप की वजह से बात ही नहीं की। आयतन को कितना किया, 45% घटाया था। तो हम देते हैं वो इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना ले लेते हैं, ये परसेंटेज की बात कर रहा था, 100%। इनिशियल वॉल्यूम 100% होगा, 100% का मतलब मान लेते हैं अपन 1। और V2 कितना है, कितना घटाया, 45% कम किया। 45% का मतलब क्या हुआ, 0.45। 45% का मतलब क्या हुआ, 45 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा, 0.45 कम किया इसने। ये फाइनल वॉल्यूम नहीं है, तब तो उसने इनिशियल में से कम कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 1 लिया था हमने, माइनस कितना कर देंगे, 0.45। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके, 0.55 हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा। अब हम इसको जो है हमारा फॉर्मूला आया P1V1 = P2V2 पर देख लेते हैं। हमारा इनिशियल प्रेशर कितना ले लेते हैं, हम P ले लेते हैं। इनिशियल प्रेशर P1 कितना ले लेते हैं, P ले लेते हैं। और P2 हमारे को क्या करना है, निकालना है। क्लियर, P1 की जगह लेते हैं हमें P इंटू V1 की जगह 1, P2 निकालना ही है। V2 कितना लिखूंगा, 0.55। क्लियर, अब हम क्या निकालेंगे, P2 इक्वल टू देखेंगे क्या होगा, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.55। इसकी मैथमेटिक्सली आपको सोल्व कर दो तो आपका P2 निकल करके आ जाएगा कितना, 1.8 P आएगा। क्लियर, कैसे, यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, 2 0 लगा दोगे तो क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 55। इसको करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1.8 आएगा। और P यहाँ लिखा हुआ है ही है, तो P2 कितना हो जाएगा, 1.8 P। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, ये भी सही हो गया। कुल मिलाकर के बात क्या आई, तीनों स्टेटमेंट ही सही हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी लैब असिस्टेंट के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन ने तो पूरे पूरे नियम ही रिकॉल करा दिए। बॉयल का नियम इसमें आ गया, गेलुसा का नियम इसके अंदर आ गया, और आदर्श गैस इक्वेशन भी इसके अंदर आ गई। तीनों चीजें आई तब हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, कुल मिला क्वेश्चन इनके आसपास ही घूमते हैं। आदर्श गैस समीकरण के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे को सभी के नियम याद होने चाहिए, और सभी नियम याद थे। बॉयल का नियम, अवगाद्रो का नियम और चार्ल्स का नियम, उसी से तो हम आदर्श गैस इक्वेशन लेके आए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। क्या क्वेश्चन था, देखो, एक गैस का नमूना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड
तथा 740 mmHg दाब, ये प्रेशर हो गया, 100 ml आयतन घेरता है, किस ताप पर 740 mmHg दाब पर गैस का आयतन 80 ml हो जाएगा। यानी देखो साथियों, इसने दाब क्या कर दिया है, दोनों इस कंडीशन में 740 mmHg कर दिया, यानी दाब हमारा क्या रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। दाब की हम बात करेंगे नहीं, बात करेंगे हम टेम्परेचर और आयतन की। तो हमारे को दिया हुआ है T1, T1 कितना देख लो, T1 है हमारे 27 डिग्री सेंटीग्रेड और आयतन V1 कितना हो गया 100 ml। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, T2 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया। सो T2 तो अपने को पूछा हुआ किस ताप पर, तो T2 तो हमारे को निकालना है। V2 दिया हुआ कितना, देखो यहाँ 80 ml। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है बता दूं मैं आपको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसी टेम्परेचर को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, गलत आंसर निकल के आएगा। इसमें वो 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा जो कि गलत है। या ऑप्शन के अंदर जितने भी टेम्परेचर दे रखे हैं वो सेंटीग्रेड में दे रखे हैं, तो साथियों को लगता है कि फिर हम केल्विन में क्यों लेके जाएं, आंसर तो इसमें सेंटीग्रेड में आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा जो कि गलत है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे को टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। और सभी को पता है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस करते हैं 273.15 करते हैं, अपन 273 कर लेते हैं तो कितना केल्विन में आ जाएगा, 300 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की बहुत ही अच्छी बात थी, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना ही है। एक स्थिर दाब पर, स्थिर दाब रख देना, स्थिर टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, स्थिर दाब के ऊपर कौन सा नियम लगता है, चार्ल्स का नियम लगता है। चार्ल्स ने क्या बताया था कि जो स्थिर दाब पर गैस का आयतन V समानुपाती होता है T के। ठीक है। अभी ताप क्या आयतन क्या कर रहा है, 100 ml से ले जा रहा है 80 ml के अंदर, तो आयतन क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। अगर ऐसी गणित लगाओगे आप तो कम से कम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों क्या हो जाएंगे, अपन के गलत हो जाएंगे। पीछे कितने ऑप्शन बचे, दो में अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ जाएगा जो भी गलत है। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, चार्ल्स के नियम के हिसाब से इसको देखते हैं अपन। V समानुपाती T होता ही है, सबको पता है। कंडीशन लगाएंगे V अपॉन T इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दो कंडीशन लगा देते हैं, V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन T2। क्लियर। निकालना क्या, टेम्परेचर निकालना T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो T2 क्या निकल के आएगा, T2 इक्वल टू आएगा आपके क्या, T2 इक्वल टू T1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1। इतनी गणित सबको आती होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से तो T2 V1 हो जाता है, फिर V1 चला जाएगा नीचे। अब इसके अंदर अपन देते हैं वैल्यू पुटअप कर देते हैं, T2 इक्वल टू क्या होता है, T1 कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो यहाँ 300 केल्विन आ जाएगा। V2 कितना दे रखा है 80 ml, तो लिख देंगे 80 ml डिवाइडेड बाय V1 कितना हो गया, अपना इनिशियल वॉल्यूम 100 था, ये रहा 100। बिल्कुल आसान सी मैथमेटिक्स थी, 0 से 0 काट दिया, 3 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 240 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और ये पड़ा आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 240 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा है। नहीं, ये सेंटीग्रेड में नहीं आया टेम्परेचर, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया था। बस यही मिस्टेक होती है छोटी छोटी, एग्जाम के अंदर हमारा माइंड भी जो होता है इतना कांस्टेंट नहीं होता, बहुत ही चंचल हो जाता है। तो ये केल्विन के अंदर आंसर आया है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें साथियों। इतने इतने अच्छे ऑप्शन सेट कर रखे थे गलत करवाने के लिए। अब हम केल्विन को टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस डिग्री सेंटीग्रेड में। कैसे करते हैं, जो केल्विन में टेम्परेचर होता है उसमें से हम माइनस कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे 273।
क्लियर। तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, देख लो आप 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। सभी कंसेप्ट आते हुए भी ये हमारे को गलत करवाने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे। क्लियर साथियों, ये भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही पूरे दिमाग की एक्सरसाइज कराने वाला क्वेश्चन था और गलत होने के ज्यादा चांसेस थे। ये भी 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया था। एक आदर्श गैस है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक PV स्क्वायर इक्वल टू C नियतांक है के अनुसार किसी प्रक्रम का पालन करती है। ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके ऑप्शन देखोगे तो आपके काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी को नियम पता है, गैस लॉ के क्या कह रहा है, P1 और T2 में रिलेशन दे रखा, P और T प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है। गेल किसने बताया था P और T के बीच में संबंध, गेल लुसाक ने बताया था। क्या बताया था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम P और T प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए अगर P1 ज्यादा है तो T2 ज्यादा होगा, नहीं भाई, P1 ज्यादा है तो हमारा T1 ज्यादा होना चाहिए किससे, T2 से। ये गेलुसा का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत हो गया। क्लियर साथियों। दूसरा क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में संबंध किसने दिया था, चार्ल्स ने दिया था। क्या दिया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, आयतन और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। या क्या है, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। क्लियर। तो ये भी इसने क्या, T2 लेस देन T1 कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर V2 बड़ा है तो T2 भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देख लो, P प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध क्या होता है, प्रेशर और P1 अगर ज्यादा है तो ये बताया, बॉयल साहब ने क्या बताया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस का दाब और आयतन एक दूसरे की क्या होते हैं, युद्ध कर्मानुपाती होते हैं। अगर दाब ज्यादा तो आयतन कम, ये बॉयल के नियम में पढ़ के आए हैं हम। तो यहाँ P1 और V1 को ये क्या कर रहा है, समानुपाती कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा तो सही क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। क्लियर। तो इसके अंदर बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेल लुसाक के नियम का पालन हुआ, तब जाकर के हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ। साथियों ध्यान रख लेना है, अपन को वापस बार बार क्वेश्चन यहाँ नियम से ही आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, मैं एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। बॉयल के अनुसार तो क्या है, नंबर 1 बॉयल के नियम के अनुसार तो क्या है, गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, युद्ध कर्मानुपाती होते हैं। दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, बिल्कुल। दूसरा नियम क्या था, चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब के ऊपर क्या था, गैस का आयतन और ताप समानुपाती होते हैं। क्लियर। और तीसरा अवगाद्रो का नियम भी ध्यान रखना, गैस का आयतन और गैस की मात्रा एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। और चौथा क्या याद रखना है, गेल लुसा का नियम, जो किस पर लागू होता है, स्थिर आयतन पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, P समानुपाती क्या होता है, T होता है। ये हमारे को याद रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को, चाहे मैथमेटिकल चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, हम सही कर देते हैं। और एक हमारे को आदर्श गैस इक्वेशन याद रखनी है, PV इज इक्वल टू nRT, n मोल के लिए, और इसमें R तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, बाकी कौन कौन से कांस्टेंट कर रहा है इसके ऊपर भी अपन कोई क्वेश्चन आया था, हमने चेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लग रहा है मेरे को तो। सॉरी, ये तो हमने कर लिया ना, 142 नंबर दोबारा रिपीट कैसे हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया ये क्वेश्चन तो। आज के इतने क्वेश्चन थे साथियों। अब एक हमारा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो इसके अंदर आया नहीं है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, एक बताने वाला हूं मैं आपको, वॉन डर वाल्स इक्वेशन। वॉन डर वाल्स ने क्या क्या, इसे आप याद कर लेना, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, वॉन डर वाल्स समीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछी गई है, वॉन डर वाल्स समीकरण, वॉन डर वाल्स इक्वेशन। वॉन डर वाल्स ने क्या किया, दाब और आयतन के अंदर कुछ संशोधन किया था और बताया था कि इस
कंडीशन के ऊपर वास्तविक गैस जो रियल गैसें होती है वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो उसने क्या संशोधन किया, दाब और आयतन के अंदर वो देख लेते हैं अपन। वॉन डर वाल्स इक्वेशन बोल रही है P प्लस एन स्क्वायर ए बट्टा वी स्क्वायर, ये तो गया P की जगह। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT होती है। तो इसने दाब और आयतन के अंदर संशोधन किया, दाब में तो संशोधन क्या किया इसने, ऐड किया प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। उसी प्रकार आयतन में क्या संशोधन किया, V माइनस एन बी किया, इक्वल टू NRT किया। बिल्कुल, n क्या है, गैस के मोलों की संख्या। अगर ये इक्वेशन में एक मोल के लिए लिखूंगा तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक मोल के लिए P प्लस n हट जाएगा, a का स्क्वायर एक ही रहेगा, a अपॉन वी स्क्वायर, क्लियर। और V माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इक्वल टू NRT है। ए और बी क्या बोला है भाई यहाँ पर, ये है वॉन डर वाल्स कांस्टेंट, समझ लो इनको, ऐसा मान लो ये वॉन डर वाल्स कांस्टेंट है, वॉन डर वाल्स से लेके आया इसको तो उसके नाम से इसको बोलते हैं वॉन डर वाल कांस्टेंट। ये हो गई आपके एक मोल के लिए वॉन डर वाल्स इक्वेशन। और एन मोल के लिए ये ध्यान रखना एन स्क्वायर होता है यहाँ पर, यहाँ एन एन आता है, एक मोल में एन हट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब इसके अंदर कई बार पूछ लेते हैं ए और बी की यूनिट्स क्या होती है। तो यह कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, अब अपन निकाल लेते हैं। ये देखो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर होता है, इसी में अपन निकाल देते हैं। यहाँ प्लस की जगह मान लो अभी आप इक्वल, होता तो नहीं लेकिन मान लो यूनिट निकालनी है तब के लिए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P रहेगा ऊपर और v भी कहाँ जाएगा, वी स्क्वायर। और इसके अंदर हम जब यूनिट निकालेंगे तो यहाँ एन स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, और ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर एन स्क्वायर, क्लियर। अब देखते हैं अपन p की इकाई क्या लेंगे, अपन ATM ले लेते हैं, ये ATM हो गया था। आयतन की लीटर तो हो जाएगा लीटर स्क्वायर, एन की इकाई मोल तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2 हो जाएगी। ये आपको ए की यूनिट्स है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंटली याद नहीं रखनी है, वॉन डर वाल्स इक्वेशन याद रखनी है और वहां से ये यूनिट निकाल दोगे। अब V माइनस होता है एन बी, V माइनस होता है एन बी। अब मैं निकालने वाला हूं B की यूनिट, एक बार के लिए यहाँ इक्वल मान लो, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय N हो जाएगा। तो V की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, और मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल की पावर -1। ये थी आपके वॉन डर वाल्स इक्वेशन, वापस देख लें, याद कर लें। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन ले नहीं पाया, कोई बात, क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।